सभी को नमस्कार। आज मैंने सोचा घरेलू हिंसा पे बात कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं आज साड़ी पहनकर ये वीडियो बनाऊँ और घरेलू हिंसा पर खुलकर बात करते हैं। आज एक प्रश्न आया मेरे पास कि मेरे पति क्रोध में मुझे बहुत मारते हैं, मैं क्या करूँ। इस विषय पर मैंने बहुत सारी महिलाओं की काउंसलिंग भी करी है। उसका जो मैंने पॉइंट्स बनाया है वो आज मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कि पति आखिर पत्नियों को मारते क्यों हैं। इतनी आसानी से मारपीट हमारे भारत देश में हो, विदेश में, कहीं पर भी हो। आप ये सोच रहे होंगे कि केवल गांव की लड़कियां मार खाती हैं, बिल्कुल गलत बात है। मैं 7 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, घरेलू हिंसा का शिकार पढ़ी लिखी लड़कियां भी होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि महिलाओं में हिंसा के कारण क्या हैं, घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है, हिंसा काम करती है। अगर पत्नी को बार बार आप पीटेंगे तो अगली बार वो डरेगी कुछ बोलने में, तो इसमें क्या होता है, पत्नी का मुंह बंद रहता है, मुंह नहीं खोलती। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो पति बाहर समाज में अपमानित होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो ऑफिस में बड़ी उनका बॉस ने उनको बहुत गाली दी, उनको बहुत परेशान किया, तो अब क्या है कि वहाँ तो वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को पीट कर अपनी मर्दानगी को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक जगह तो ऐसी है जहाँ मैं मर्द हूँ, जहाँ मेरी चलती है, मैं बॉस हूँ, तो वहाँ पर अपनी एक आत्मसंतुष्टि के लिए वो पीटते हैं और अपनी कुंठाओं से थोड़ी देर के लिए वो राहत पाते हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ पति क्या है कि बुद्धिमान नहीं हैं, वो घर की जो समस्याएं हैं उनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है। पत्नी कोई क्वेश्चन कर रही है जिसका उनके पास आंसर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनका एक ही उपाय है, हम पीट दो, पीट कर उसका मुंह बंद करा दो। और चौथा कारण क्या है, कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों को मानसिक बीमारी होती है, सैडिस्ट, जिसको कहते हैं सैडिस्ट। ये लड़कियों को भी बीमारी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कों को होती है। तो लड़कियां क्या है कि बहुत सारी लड़कियां दूसरों को कष्ट देकर सुख पाती हैं, ऐसे ही लड़के होते हैं। तो जो सैडिस्ट पुरुष होते हैं उनको औरतों को पीट कर जब वो रोती हैं तो वो देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सैडिस्ट पति पत्नियों को इसलिए मारते हैं कि इससे उनको एक किक मिलता है और उनको अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो सैडिस्ट है, दूसरे को पीड़ा देकर सुख पाना चाहते हैं। इसको आप गूगल में सर्च करते हैं, सैडिस्ट एक प्रकार का मनोविकार है। और क्या है पांचवा, कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, अब वो देख रहा है घर में कि उसकी माता मार खा रही है, उसकी बहन मार खा रही है, तो स्त्रियां मार खाने की वस्तु हैं, उपभोग की वस्तु है, मार खाने की वस्तु हैं। तो ऐसी गलत परिस्थिति में पला बढ़ा बच्चा, वो चाहे कोई भी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाए, चाहे वो मजदूर हो या कोई बड़ी पोस्ट में पहुंच जाए, उसकी मानसिक स्थिति में प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि स्त्री जाति मार खाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माता पशुवत है, मार खाती है, रोज सुबह शाम पिता मारता है, उसके बाद भी वो घर में रहती है और सारा काम सुचारू रूप से चलता है। तो उसके दिमाग में कंडीशन हो चुका है कि पत्नियां मार खाने के लिए होती हैं, तो वो अपनी पत्नी को मारता है। इसलिए उसको मर्द होने की ये धारणा है कि मर्द औरतों को मारते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक बार मान लीजिए पति भूलवश पत्नी को मारता है, या मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजना में मार देता है, गुस्से में मार देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पत्नी विरोध नहीं करती, यानी पत्नी चुपचाप सह लेती है। क्यों? क्योंकि उसके घर में भी माता मार खा रही होती है, उसकी बहन मार खा रही होती है, उसकी भाभी मार खा रही होती है, तो वो मार खाने को एक कॉमन घटना समझती है। तो जब वो एक बार विरोध नहीं करती तो उसके पति को लगता है ये तो पीटने योग्य वस्तु है, तो वो जब चाहे उसको पीट सकता है, इसलिए उसको सह मिल जाती है। उसके बाद वो पत्नी मार खाते रहती है। और क्या है कि हमारे समाज में जो है, पहले से लेके अभी तक लड़कियां पढ़ी लिखी हों या ना पढ़ी लिखी हों,
उनको उनके माता पिता ये क्लियर समझा देते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। क्या घर है? तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा टेम्परेरी घर है। ठीक है, अगर ये गलत धारणा उस स्त्री के दिमाग में डाल दी गई कि भैया ये तो हमारा मायका, तो हमारा घर है ही नहीं, हमारा घर क्या है? ससुराल का, पति का घर है। अब वहाँ गई तो पति ससुराल वालों ने कहा कि भैया तेरे मायके ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम तुझे घर से निकाल देंगे। तो ये भय से हो जाती है कि अरे अगर हमको घर से निकाल दिए तो हमारा क्या होगा। तो कुल मिला के उस चक्कर में गलत शिक्षा जो उसको मिली होती है बचपन से कायरता की, वो उस अपराध को चुपचाप सह लेती है। और क्या होता है कि अगर पति बहुत दुष्ट है, बहुत मार रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसको ये लगता है कि अगर मान लीजिए उसके बच्चा हो गया, वो सोचती है कि अगर मान लो मैं इस केस को, घरेलू हिंसा के केस को लेके कोर्ट कचहरी लेके जाती हूँ तो कहीं मेरा बच्चा मुझसे न छूट जाए, मेरी कस्टडी, मेरे बच्चे की कस्टडी न चली जाए। अगर मेरे पास कस्टडी मतलब मुझे मिल भी जाती तो मैं बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी? अकेली माँ पालन पोषण कैसे करेगी? पुरुष प्रधान समाज है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाता है। और जो लास्ट कारण है वो ये है कि हमारे देश में लड़कियों की जो शादी होती है वो बड़ी मुसीबत से होती है, यानी दान दहेज खर्चा, मतलब मान के चलिए नाही में बहुत लाखों का खर्च हो जाता है। अगर एक मध्यम वर्गीय है और अमीर है तो करोड़ों का होता आता है, और गरीब है तो भी कुछ ना कुछ तो खर्चा उनका भी हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से, कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से माता पिता लड़कियों की शादी करते हैं। तो ऐसे में वो कतई नहीं चाहते कि उनकी लड़कियां ससुराल से वापस मदद मांगने आएँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मुसीबत बला टाली है। अब ऐसे में वो जब भी लड़की शिकायत करने आती है कि मेरा पति मारता है, तो कहते कोई बात नहीं, ये तो आम बात है, तुम्हारी माँ भी तो मार खा लेती है, माँ कहती है तुम्हारे पिता भी तो मार देते हैं। तो कुल मिला के उसको आम बात बना के निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये भय होता है कि अगर उन्होंने उस बात का विरोध किया तो कहीं लड़की हमारे घर न चली आए तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं कि लड़कियों की मनस्थिति समझते हैं कि लड़कियां मार खाने के बावजूद भी घर में क्यों रहती हैं। तो 90% जो लड़कियां हैं जब वो जन्म लेती हैं तो उनको एक तो पराये घर का माथे पर टैग लगा दिया जाता है, भैया ये तुम्हारा घर नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो हम दूसरे के घर में घर संभालने के लिए पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ रहने की सोचना भी मत। दूसरा क्या है? सामाजिक दबाव। अगर लड़की किसी भी कारण से पति का घर छोड़ देती है उसके अत्याचार से, तो कोई पति को दोष नहीं देगा। लोग, हमारा समाज क्या कहेगा, इस लड़की में ही कोई कमी रही होगी, अपने पति को नहीं संभाल पाई तभी इसके पति ने इसको छोड़ दिया। लड़की ने पति को छोड़ा ये कोई नहीं मानेगा, सब ये कहेंगे पति ने लड़की को छोड़ दिया। लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके लड़कियां निकल जाएंगी, उसके बाद मान के चलिए 2-4 दिन के बाद नया रिश्ता आ जाएगा। अगर कोई लड़का दहेज, मान लीजिए उस पर केस भी चल रहा हो कि दहेज लेकर, दहेज के कारण इसने अपनी पत्नी को जला दिया है, विश्वास मानिए हमारे देश में उस लड़के के घर में भी रिश्ते पहुंच जाते हैं। तो ये कलयुग है, यहाँ पे लड़कों की मतलब 100% वाहवाही ही है। और क्या, अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप पे लड़का रह रहा है तो लड़के को कोई दोष नहीं देगा, सारा दोष लड़कियों का है। लड़कों का कुछ तबाह नहीं होता, मैक्सिमम तबाही जो होती है लड़कियों की होती है। और क्या है कि माता पिता ये शिक्षा देते हैं लड़कियों को कि तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम अगर नहीं एडजस्ट करोगी तो काम नहीं चलेगा। तो मार पीट को भूल जाओ, कोशिश करो धीरे धीरे वो सुधरने का। लड़की अपने घर में ही भाई बहनों में, लड़के लड़की में भेद देखती है, समाज में भी भेद देखती है, चारों तरफ भेद देखती है, तो मान जाती है कि भेद ही है, अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ तो ये सोचते हैं कि अब अगर हमारा इसको छोड़ दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, मायके वाले तो हमको रखेंगे नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम केस लड़ लें, क्या कर लें। हमारे भारत देश में आपको पता है कि यदि आपके पास पैसा है और आपने अच्छा वकील रख लिया है तो आपका केस जीतना निश्चित है,
90% केसेस में, 10% की हम बात नहीं करते, 90% केस में अगर लड़के के पास पैसा है, वो पुलिस को दे सकता है, वो कोर्ट में अच्छा वकील खड़ा कर सकता है, सबूत गवाह तैयार करा सकता है, तो लड़कियों की वैसे भी सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि मायके वाले तो उनका साथ देंगे नहीं और उनके पास खुद पैसे हैं नहीं, तो वो लड़ेंगी कैसे। इसलिए कुल मिलाकर ये सोच के वो पड़ी रहती हैं। अब हमारे देश में लड़कियों को आत्मनिर्भर तो बनाया नहीं जाता, कायरता का पाठ बचपन से सिखाया जाता है। उन्हें ये सिखाया, मेंटली प्रोग्राम कर दिया गया है कि भाई तुम जाके उनकी दास दासी बन जाओ और कुछ ना करो। अब आजकल उल्टा हो गया है। आजकल कुछ माता पिता क्या होते हैं, देखिए, जीवन में संगीत तभी बजता है जब ना वो टाइट हो ना वो लूज हो, बीच का होता है, तब संतुलन होता है, तब संगीत बजता है, वीणा में, कोई भी वाद्य यंत्र में। लेकिन आजकल क्या है, कुछ माता पिता जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर क्या करते हैं, लड़कियों को उल्टा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू जाके कुछ होगा तो हम उस पर केस कर देंगे, फलाना ढिमकाना। जो भी नए भारत में लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे उसका मिसयूज़ करवा देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के बुरे हैं या सारी लड़कियां बुरी हैं। देखिए, अच्छे और बुरे दोनों ही कैटेगरी में हैं। जो लड़कियों पर सास ननद अत्याचार करती हैं वो क्या कहते हैं, लड़के नहीं है, वो भी तो लड़कियां हैं ना। कि लड़कियां ही सबसे बड़ी दुश्मन और लड़कियां ही सबसे बड़ी मित्र होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के खराब हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारी लड़कियां खराब हैं, दोनों में अच्छे बुरे हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लड़कियों की कि जिन पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, अत्याचार हो रहा है। अब समस्या कब उत्पन्न होती है, जब अत्याचार की जो मात्रा है वो सिर से ऊपर चली जाती है। पति पीटने का आदी बन चुका है और पत्नी अब पिटना नहीं चाहती। बच्चा छोटा है, मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, पति का अत्याचार चरम पे है, पति को छोड़ेगी तो बच्चा छूट जाएगा, लेकिन अब रोज रोज मार भी नहीं खा सकती, तो कोई ना कोई उपाय ढूंढती है कि कैसे या तो पति को सुधार दिया जाए, या तो मैं खुद आत्महत्या कर लूं, या मैं क्या करूं। वो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढती है, या वो धीरे धीरे मानसिक बीमार होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते करते वो मेंटल मानसिक बीमार होने लग जाती है और वो एक गहन डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, पूजा पाठ, आध्यात्मिक उपाय से पति को सुधारने के उपाय करने लग जाते हैं। यदि पति चरित्रहीन है, पति का दूसरे से रिश्ता है, पति घर में क्रोध करके मारता पीटता है, तो वो क्या करती हैं, अब वो तो मायके वाले साथ देंगे नहीं, पैसा है नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते। अब वो क्या करें, उनके पास एक नेक्स्ट उपाय होता है कि हम पूजा पाठ करके, आध्यात्मिक उपाय करके किसी तरह पति को सुधार लें और घर गृहस्थी को फिर से सही कर लें। अब आता है कि कानून कितनी सहायता कर सकता है। भाई, हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, आपको शरीर में बहुत सारी चोट लगी हुई है, तो आप नियरेस्ट थाने में जाकर रिपोर्ट करा सकती हैं। साथ में आपका मेडिकल होगा, उसकी एक कॉपी आप रख लीजिए, एक वकील कर लीजिए। अगर आपके पास वकील के भी पैसे नहीं हैं तो आप वहाँ पर थाना में जाकर बोलेंगे तो वो आपको वकील मुहैया कराएंगे। भारत देश में जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको सरकार भी वकील मुहैया कराती है। अगर मान लीजिए सरकार कोई वकील मुहैया नहीं भी करा रहा है तो आप FIR कर सकते हैं, उस लड़के पर केस कर सकते हैं और कोर्ट में खुद प्रेजेंट होकर अपने लिए वकील की डिमांड कर सकते हैं। बोल सकते हैं जैसे साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमें एक वकील चाहिए, सरकारी वकील चाहिए जो हमारे बिहाफ पे लड़ सके। लेकिन इसके लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और आपको सामाजिक दबाव भी सहना पड़ेगा, आपको कानूनी कार्यवाही में भी खड़े होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। यदि आप मानसिक रूप से अक्षम होंगी, डरती रहेंगी, तो आपके जब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे देश का कानून उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते।
पीड़ित महिला आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है। कई सारे एनजीओ हैं, महिला सेल है, वहाँ पर भी आप फ़ोन करके मदद ले सकती हैं। महिला संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं, ठीक है। और आप कानूनी सहायता के लिए अगर आप थाने जाती हैं तो आपसे कोई पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, क्रिमिनल आपकी जान को खतरा है, तो आप अपने पति पर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। और स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास भी कर सकती हैं। अब आपको क्या, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में न्याय जल्दी नहीं मिलता। तो न्याय जल्दी नहीं मिलता तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको महीनों सालों केस चलते हैं तब जाकर हमारे देश में न्याय मिलता है। हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत ज़्यादा ढीली है। अगर मान लीजिए कई ऐसे केस मैंने देखे हैं जहाँ पर पत्नी और बच्चों को भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन लड़का कोई पैसे नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, और केस पे केस, तारीख पे तारीख मिलते चली जा रही है और कुछ भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लड़का 4 दिन जेल घूम के आ जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों या किसी के नाम पे कर देता है, बोलता है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे कई सारे हैं झोल झमेले जो होंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, अपना युद्ध तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चलिए सबसे पहले लोअर का एक केस सुनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग जॉब करने वाले, तो हम लोगों के घर में मेड वगैरह रहती हैं। तो मेड के घर के ही मैं आपको 2 किस्से सुनाती हूँ। एक के पति ने उसको मारा। अब मेड दोनों ही जॉब कर रही हैं, ठीक है। अब लड़के भी दोनों जॉब कर रहे हैं। दारू पी के एक ने मारा, तो उसने क्या किया, वो गई थाने में और थाने में उसने रिपोर्ट लगाई। पुलिस आई, उस आदमी को मारा, उसके पति को, और बोला कि अगर दोबारा तुमने पीटा तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। और उसके बाद दोनों साथ में। दूसरा केस ये है कि उसी के रिश्तेदार, उसके पति ने भी उसको मारा, लेकिन वो भी मेड है, वो भी जॉब कर रही है। ऐसा नहीं है दोनों घर बैठी हैं, दोनों पति पत्नी बराबर ही कमा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कम नहीं कमा रहे हैं। उसके बावजूद लेकिन वो डर के मारे न थाने गई, न किसी को बताया, और रोज़ मार खाती है। तो अब आपने लोअर केस में देख लिया कि दोनों ही मेड का काम करती हैं, सेम सैलरी उठाती हैं, सेम टाइप के काम दोनों के पति करते हैं, लेकिन एक के अंदर के साहस ने उसको कानून की सहायता दिलवाई और उसकी मदद हो पाई। तो इसके लिए किसकी हिम्मत है? उस लड़की के अंदर की हिम्मत है। दूसरा केस मैं बता रही हूँ, 2 टीचर का केस बता रही हूँ आपको। काउंसलिंग करते हैं तो हमें सबका पता चलता ही, आपको पता ही, सबकी समस्या सॉल्व करते हैं। 2 टीचर हैं, दोनों जॉब करते हैं प्राइवेट टीचर से। दोनों के घर में झगड़े लफड़े हैं, पति दोनों के बाहर कमाते हैं। एक पिटी तो उसने सीधे सीधे उसको पति को बोला, अगर तुमने दोबारा मुझे पीटने की कोशिश करी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी और मैं अपने बच्चे के साथ दूसरी जगह रहने जाऊंगी और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी, फिर तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद से उसके पति ने उसको पीटना बंद कर दिया। दूसरे का क्या है, दूसरी भी पिटी, लेकिन समाज की मर्यादा, उसकी मर्यादा, इसकी मर्यादा, उसमें भी मार खा के वो पड़ी हुई है। और एक घटना, एक लड़की MA B.Ed है, अभी जॉब नहीं लगी है, ढूंढ रही है। ऐसे ही एक, मतलब 2, आप मान के चलिए 2 केस मैं आपको बता रही हूँ। दोनों जॉब ढूंढ रही हैं, पति उनके भी अच्छी पोजीशन पे हैं, कमा रहे हैं। एक मार खा के जॉब ढूंढ रही है, दूसरी ने बोला कि हम नहीं कमाते, कोई बात नहीं, हम बर्तन मांज लेंगे, लेकिन हम अपने आत्म स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यदि तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट कार्यवाही करूंगी। और उसको सारे धारक थे, बोले मेरे पास महिला सेल का नंबर है, मेरे पास थाने का नंबर है, तुम मुझे मेरे घर से निकाल भी नहीं सकते, तुम्हें मेरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही अभी, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आपको पता है उस लड़की को उसके पति रुक गया, डर गया, और दूसरी अभी भी मार खा रही है, अभी भी जॉब ढूंढ रही है। अब मायके कोई भी आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से साहस नहीं जगाएंगे।
और ये मारपीट में घर छोड़ देना, कुछ दिन बात ना करना, फिर वापस आ जाना, ये सब नौटंकी बंद करिए। अपने लिए आपके पति की हिम्मत कैसे है आपको मारने की? वो इसलिए हिम्मत है क्योंकि आपने ये हिम्मत आपने दी है। आप उसका विरोध ही नहीं करते, वो आपको मारता है, आप उसका विरोध नहीं करते। हमारे धर्म में कहा है पति देवता है तो पूजन करो। अगर पति राक्षस है तो पहले देवता बनाओ, उसके बाद पूजन करो। तो देवता बनाने के लिए आपको जितने युद्ध लड़ने, जिस प्रकार के युद्ध लड़ने लड़िए, लेकिन खुद मार मत खाइए। अरे सरस्वती, लक्ष्मी, काली, हमारे यहाँ पे सारी देव शक्तियाँ हैं। महाकाल शिव हैं तो महाकाली भी हमारे यहाँ पे है ना। स्त्री पुरुष में हमारे यहाँ भेद ही नहीं है। तो ये गलत संगति, आप कहाँ पर हैं? अगर आप मार खा रही हैं, घरेलू हिंसा सह रही हैं, तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप अपने लिए लड़ते ही नहीं हो। आप सोचते हो हमारा क्या, अरे क्या नहीं होगा। पति अगर आपको इतना अत्याचार कर रहा है, बर्तन मांज सकते हो कि नहीं मांज सकते हो? अपनी जिंदगी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको पता है विदेशों में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। स्ट्रगल करके कितने लोग आए हैं। एक बहुत बड़ी मुंबई की एक बहुत बड़े बिजनेस की जो मालकिन है, उसके पति ने उसको मार के, पीट के, आधा जला के फेंक दिया था। उसके बाद उसने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की, लोगों के बर्तन मांज के, कपड़े सिल के, और आज वो अपने पति से लाखों गुना ज़्यादा कमाती है। अपने पैर पे और अपने जैसी लड़कियों की वो मदद करती है। तो ऐसे कई केस है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो दूसरा आपको खड़े। आप बोलेंगे मायके वाले हमारा बहुत साथ देते हैं। मायके वाले इसलिए साथ दे रहे हैं कहीं आप गलती से अपने पति से लड़कर वापस ना आ जाएं। उन्हें डर है कि आप वापस आ सकते हैं। और आप क्यों जाएंगे वापस? आप शादी करके आए हो ना, कोई आप लिव इन रिलेशनशिप में तो हो नहीं, आप रखेल तो हो नहीं, तो फिर आप डरती क्यों हो? अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। अगर आपका पति आपको पीटता है तो आप उसका हाथ पकड़ के सीधे सीधे बोलिए, अगर तुमने मुझे पीटा मैं थाने जाऊंगी। तुम्हारी समाज में कितनी बुराई होगी और कितना तुमको समाज की प्रवंचना, हम तो जो झेलेंगे झेलेंगे, हम तो अब शहीद होने के लिए निकल ही चुके हैं। तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे समाज में, मैं सब जगह, आजकल तो सोशल मीडिया में सब जगह मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी। पति ऑब्वियसली डर जाएगा और दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं आध्यात्मिक समाधान। ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत न पड़े, आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और ये सारे लड़ने झगड़ने की बात ही ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक समाधान, जिससे सांप तो मरे लाठी न टूटे। देखिए कानून क्या कर सकता है? कानून आपको कह सकता है, मान लीजिए आपका पति किसी और के साथ चला गया है और आप कानून की कार्यवाही करते हैं, तो कानून ऑर्डर दे सकता है कि पति को कि वापस अपनी पत्नी के पास लौटो। लेकिन इससे पति आ तो जाएगा, लेकिन आपकी घर गृहस्थी नहीं बसने वाली। कानून या तो तलाक दिला सकता है या साथ में रहने के लिए विवश कर सकता है, लेकिन उससे घर गृहस्थी बनती नहीं। आप किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते, किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है? अगर आप आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक उपाय पहले ट्राई करिए, जब ये उपाय काम ना करें तब कानूनन लड़ाई में जाइए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है, मिरर में अपने आप को खड़े होकर देखिए कि आप में ऐसी क्या कमी है, आप में ऐसी क्या बात है कि आपके पति को लगता है कि आप मार खाने योग्य हैं। क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले खड़े होइए। दूसरा, अपने एक लिस्ट बनाइए। यदि मान लीजिए मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं इस पति से छुटकारा चाहती हूँ और कोई मेरा साथ नहीं दिया, अब मेरे पास कोई कमाई नहीं है, तो मैं अभी की स्थिति में क्या क्या कर सकती हूँ और अपनी रोजी रोटी चला सकती हूँ। तो उसकी लिस्ट बना लीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकती हैं और उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए। मजबूरी में यदि आपको कमाना पड़े तो आप क्या क्या कमा सकते हैं। हमारे देश में अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो भी कमा सकती हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं तो भी कमा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है, सम्मान के साथ जीने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए।
भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और देव देव आलसी पुकारते हैं। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा तो क्या समुद्र ने रास्ता दिया प्यार से? नहीं दिया ना। जब तीर धनुष उठाया और बोला कि अब समुद्र को सुखा देंगे तो आ गए समुद्र जी हाथ जोड़ के कि भैया आप नल नील आपके पास में है, समुद्र में सेतु बना लीजिए। वैसे ही अगर आप ये सोचेंगे कि आपके माता पिता आके घर गृहस्थी में आपका साथ दे देंगे और आपके पति को सुधार देंगे, या कोई पड़ोसी आके दे देगा, या कोई दवाई आ जाएगी, या कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने पति को आपको सुधारने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अनावश्यक मांगे आप नहीं करेंगी। जैसे क्या होता है, अधिकतर झगड़ा कब होता है? जब आप देख रहे हैं आपके पति के पास पैसे कितने हैं, मान लीजिए 50,000। अब पति की बहन कुंवारी बैठी है, पति का माता पिता नहीं कमा रहे, रिटायर होके बैठे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका पति अपने घर वालों की मदद न करे, आपसे शादी हो गई तो सारा पैसा आपका। ये गलत आदत है। भाई आपने अपने पति को पैदा नहीं किया है, उसके माता पिता ने पैदा किया है, राइट? उसकी बहन के प्रति भी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पति से वो मदद, उतने ही पैसे लेने चाहिए जितने आपके अधिकार के हैं। भाई आपसे उसने शादी करी है तो आपके घर को चलाने की भी जिम्मेदारी उसकी है। तो उसको ये कहिए कि आप अपने परिवार वालों की मदद कीजिए, लेकिन ये घर भी सुचारू रूप से चले, इसकी भी व्यवस्था आपको करनी है। तो बुद्धि से प्रयोग करिए। अगर आप गलत नियत से लड़ाई करेंगे तो आपकी पराजय निश्चित है। यदि आपकी नियत आप धर्म पे होंगी तो आपकी विजय निश्चित है। ठीक है, युद्ध बाह्य हो, गृह युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, श्रीमद् भगवत गीता उसमें बहुत सहायता करती है। तो 120 दिन तक आप रोज जोर जोर पढ़कर गायत्री मंत्र जपिए और नित्य 3 माला गायत्री की जपिए। पति की सद्बुद्धि के लिए, स्वयं की सद्बुद्धि के लिए अपने आप से आपको प्रार्थना करनी कि भगवान मुझे बुद्धि दो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आप पति की सद्बुद्धि की प्रार्थना भी मत कीजिए, आप उसकी प्रार्थना बिल्कुल मत करिए। आप ये प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए जिससे मैं इस घर को संभाल सकूं, इस रिश्ते को संभाल सकूं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कहते हैं ना हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यदि आप में क्षमता नहीं होगी ना तो आप कोई रिश्ता संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा पति होगा तो भी वो चला जाएगा, बुरा पति है तो और भी बुरा हो जाएगा। इसलिए अपनी योग्यता पर काम करना है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर, गायत्री मंत्र जप कर अपने लिए बुद्धि मांगनी है कि मैं अपने परिवार को कैसे व्यवस्थित कर सकूं। उसके लिए मुझे तेनालीराम चाणक्य सी बुद्धि दीजिए। ठीक है, और सद्बुद्धि कूटनीति सीखने के लिए आप लोगों के पास स्मार्टफोन है तो कृपया करके अपना मोबाइल चलाइए और वहाँ पर तेनालीराम, बीरबल और चाणक्य जैसे सीरियल देखिए। उसमें देखिए कि ये लोग कैसे बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कैसे विषम परिस्थिति में अपना रास्ता निकालते हैं। कूटनीति, राजनीति, बुद्धि सीखिए। अगर आप ये बुद्धि नहीं सीखेंगी तो आपका कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े होकर आत्मसम्मोहन करिए। बोलिए कि मैं अर्जुन की तरह बुद्धिमान बन रही हूँ, मेरे पास विचारों का, सशक्त विचारों का स्वाध्याय से अब तर्कस है, मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी, मैं अपने परिवार को संभाल लूँगी, मैं अपने परिवार को संभालने योग्य हूँ, मेरे अंदर लक्ष्मीबाई सी शक्ति है। कुल मिलाकर अपने आप को अच्छे अच्छे वाक्य बोलिए रोज दर्पण देखकर। सुबह बोलिए और रात को सोते समय बोलिए। भगवान से जब पूजा करते हैं तो अपने लिए शक्ति मांगिए कि मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है और मुझे ठीक करने की शक्ति दीजिए। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपकी बुद्धि आलसी प्रमादी हो चुकी है और दूसरे से मदद मांगने की आदी हो चुकी है, इसलिए आप मार खा रही है। तो आपको क्या करना है? आपको बुद्धि प्रयोग सीखना है। तो मैथ कैलकुलेशन करिए, सूर्य ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाइए, भगवान को अपने अंदर धारण करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान मेरी बुद्धि पर आप विराजमान हो जाइए। जैसे आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था वैसा मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपनी सिचुएशन को अपने बल पर ठीक करूँगी। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे संसार के और किसी व्यक्ति की मदद नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे विश्वास है जब आप मेरी मदद करेंगे तो सारा संसार मेरी मदद करेगा।
दुर्योधन के पास पूरी सेना थी चतुरंगनी, क्या दुर्योधन जीता? नहीं। अर्जुन के पास केवल भगवान कृष्ण थे जो निहत्थे थे, तो भी अर्जुन जीता ना। इसलिए आप भगवान से कहिए कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, आप अपनी मदद स्वयं कर लेंगे, बस आप मार्गदर्शन भगवान से मांगिए। पति से बदला लेने की कोशिश मत करिए, पति को सुधारने की कोशिश करिए, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करिए। 24 घंटे लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने घर में एनालिसिस करिए कि युद्ध का, क्रोध का ट्रिगर पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपका पति बाहर ऑफिस से थक कर आता है, अब उसकी भी सिचुएशन समझने की कोशिश करिए कि वो बाहर से आया है, इतना ज़्यादा टेंशन में है, तो थोड़ी देर उसको शांति से रखने दीजिए। अब हमारी स्त्रियाँ क्या करती हैं, देखिए मैं जॉब भी करती हूँ और मैं घर में अपनी माँ बहन लोगों को भी देखी हूँ, लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, उनकी भी जानती हूँ। तो मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं लड़की की भी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लड़के की भी सिचुएशन समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर खुद जॉब करती हूँ। तो बाहर ऑफिस में बहुत टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है कि व्यक्ति सिर उसका फटता रहता है। वो जब उस घर में आता है तो उसको थोड़ी शांति की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय अब बंदा घर में आया नहीं कि आप शुरू हो गए कि तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारे उसने ये कहा, तुम्हारे उसने क्या। अरे थोड़ी उसको शांति तो रहने दो। जब जो टेंशन ऑफिस में मिल रही है वही टेंशन आप भी घर में देंगी, बंदा संभाल नहीं पाएगा, तो कभी कभी मजबूरी में वो फ्रस्ट्रेटेड में मार देता है। हमेशा लड़कों की गलती नहीं होती है, कभी कभी लड़कियों की भी बहुत गलती होती है। तो कृपया कोशिश करिए कि आप वो गलती ना करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। वेदों में कहा गया है पति हमारा 10वां पुत्र समान होता है, हमें उसे संभालने की भी जिम्मेदारी होती है। तो यदि आप सही बुद्धि करेंगी, देखिए अर्जुन जैसा पति है तो आप उसको ज्ञान देंगी तो वो संभल जाएगा, मोह भंग होगा, रिश्ता संभल जाएगा। लेकिन यदि पति आपका दुर्योधन जैसा हो गया है जो कृष्ण से भी नहीं संभला, तो आप भी नहीं संभाल सकते, तो उसका आप त्याग कर दीजिए। तो अपने पति की सिचुएशन को आपको समझना है कि किसके साथ आप रह सकते हैं, कैसी सिचुएशन में आप साथ नहीं रह सकते। समझ के बूझ कर अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर कम से कम 120 दिन अपने आप को दीजिए। जो उपाय मैंने बताए हैं वो करिए, स्वयं ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, स्वाध्याय करिए, चाणक्य, बीरबल, अकबर के इनके सीरियल देखिए, इनकी बुद्धि कला देखिए। ये सारी चीज़ें सीखकर गूगल में सर्च करिए नारियों के क्या अधिकार हैं, ये सब कुछ सीख के अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, बढ़ाकर अपने घर परिस्थिति को संभालिए और घरेलू हिंसा से अपने बल पे, अपने साहस के बल पर मुक्ति पाइए। कानून भी आपकी तभी सहायता कर सकता है जब आप स्वयं अपने लिए खड़े होंगे। भगवान भी आपकी तभी सहायता कर सकता है जब आप स्वयं अपने लिए खड़े होंगे। दूसरा, आपकी मदद करके आपको आपकी सिचुएशन से नहीं उबार सकता यदि आप स्वयं कायर बने रहेंगे। तो कायरता छोड़िए, साहस जगाइए। साहस के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसको कीजिए। कब कानून की मदद लेनी है, कब आध्यात्मिक उपाय करने हैं, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। पति को आपकी सास ने जन्म दिया है और उसके संस्कार उसके अंदर हैं, तो उसके अंदर अपनी माँ के दिए संस्कार ढूंढने की गलती मत कीजिए। पति के हाथ में पति का रिमोट ढूंढने की गलती मत करिए। पति जैसा है उसको समझने की कोशिश करिए, उसके साथ मित्रता स्थापित करने की कोशिश करिए। आप यदि सोचते हैं कि आप शारीरिक संबंध बना के प्रेम देकर आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो पशु भी करते हैं। आपको उसको मानसिक सहायता करनी है, आपको उसको मानसिक बल देना है और उसका मार्गदर्शन करना है। यदि आपको उसका मार्गदर्शन करना है तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। और कृपया रोना धोना बंद कर दीजिए। रोने धोने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती। यदि आपको मार पड़ रही है तो मार का आप विरोध कीजिए, आक्रोश दिखाइए और क्यों, क्या, कैसे हो रहा है उस सिचुएशन का आकलन कीजिए। बहुत सारी पत्नियों को शिकायत है कि पति उनके हाथ में पैसे नहीं देते। तो देखिए, उसको जैसे संस्कार उसके माता पिता ने दिए होंगे वैसे संस्कार वो कर रहा है। उसका पिता भी उसकी माता के हाथ में पैसे नहीं दे रहा होगा, पीट रहा होगा। उसने जो बचपन से देखा है वैसे वो पला बढ़ा है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी सिचुएशन ठीक हो तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी।
तेनालीराम से बुद्धि चलानी पड़ेगी, बीरबल से बुद्धि चलानी पड़ेगी, तभी आप उसके कुसंस्कारों को धो के अच्छे संस्कार स्थापित कर पाएंगे। आध्यात्मिक बल की, मनोबल की आपको सतत आवश्यकता है। अकल बड़ी की भैंस, आपको भैंस के बल की आवश्यकता नहीं है, आपको अकल लगाने की आवश्यकता है। शरीर बल से आप अपने पति से कभी नहीं जीत सकते, उससे आप केवल जीत सकती हैं बुद्धि बल से, आध्यात्मिक बल से, मनोबल से। तो आपको आध्यात्मिक बल, मनोबल और बुद्धि बल बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।